चैप्टर 172। हर चीज किसी अदृश्य धागे से जुड़ी हुई थी, उलझी हुई और एक दूसरे से अलग न हो पाने वाली। इसलिए यह तो बस समय की बात थी जब अरविंद को इस मिशन के बारे में पता चलता। आप सभी के पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है। 7 दिन बाद सभी को ड्रैगन फैंग बेस पर इकट्ठा होना है। अपना ऑर्डर सुनाने के बाद अनिकेत ने अन्ना को रुकने को कहा और सुरक्षा अफसर को निर्देश दिया कि बाकियों को फॉर्म भरवाने के लिए ले जाए। अन्ना, ड्रैगन फैंग यूनिट में तुम सबके अलावा मैंने आर्मी से कुछ बेस्ट सोल्जर्स को सिलेक्ट किया है। उनमें से हर एक खास है, पूरी तरह ट्रेन किया हुआ। क्या तुम उन्हें कंट्रोल कर पाओगी? अनिकेत के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी थी। ये अब तुम्हारी काबिलियत पर डिपेंड करता है। वैसे उनमें से एक रायगढ़ आर्मी का सबसे यंग मेजर जनरल भी है। अब अनिकेत के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, क्या अन्ना ड्रैगन फैंग बेस में भी अपना वही कूल और नो रिएक्शन वाला चेहरा बनाए रखेगी? लेकिन अन्ना को इन छोटी मोटी बातों से कोई फिक्र नहीं पड़ता था। उसने शांति से कहा, जनरल मिश्रा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस डेडलाइन को आधे महीने यानी 15 दिन तक बढ़ा दिया जाए। क्यों? अनिकेत थोड़ा चौंका। कुछ पर्सनल फैमिली मैटर्स हैं जो सुलझाने हैं। अन्ना की स्माइल में ठंडापन था। अनिकेत ने सिर हिलाया। ठीक है। इसके बाद अन्ना फॉर्म भरने में लग गई। लेकिन जैसे ही मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति भरने का टाइम आया, सिस्टम ने एक अजीब एरर दे दी। आपका वैवाहिक स्टेटस विवाहित के रूप में पहले से दर्ज है। कृपया संशोधन करें। सिस्टम की ये आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसी ओर चला गया। इम्पॉसिबल। अन्ना ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। डेटा एंट्री ऑफिसर ने तुरंत रिकॉर्ड फिर से चेक किया। मैम, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक आप वाकई मैरिड हैं और आपकी शादी को बस 15 दिन ही हुए हैं। उसकी आवाज प्रोफेशनल थी, लेकिन खुद वह भी शॉक में था। ये लड़की तो सिर्फ 16 की है, फिर शादी कैसे? लेकिन सिस्टम झूठ नहीं बोलता। बॉस की शादी, सोनू ने चौंकते हुए कहा। क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, लुकास? जरा फिर से चेक कर। अन्ना भी अब लुकास की ओर मुड़ी। बिना कुछ बोले लुकास ने लैपटॉप खोला और डिटेल्स निकालने लगा। एक पल में उसका चेहरा बदल गया। उसने कुछ ना कहा, बस लैपटॉप स्क्रीन अन्ना की तरफ मोड़ दी। जैसे ही अन्ना ने डेटा पढ़ा, उसके चेहरे पर आग सी जल उठी। अनुज, तुमने शादी कब कर ली? पीछे से अमृता चिल्लाई, दुख और गुस्से से। अन्ना की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं, हाथ की नसें तनी हुई थी। उसके होंठ कांपते हुए बोले, आर्यन। एकदम सन्नाटा छा गया। जो कोई भी वहां खड़ा था, उसकी रीढ़ में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। अगले ही पल अन्ना गुस्से से भरी बाहर निकल गई, पीछे छोड़ गई एक ऐसा खौफनाक माहौल, मानो कोई हॉरर फिल्म का सीन अभी शुरू होने वाला हो। स्काईबाउंड टावर में उस वक्त एक टेक्नीशियन वर्चुअल स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड डिवाइसेस दिखा रहा था। मिस्टर आर्यन, प्लीज देखें। ये सारे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो खासतौर से ड्रैगन फैंग टीम के लिए बनाए गए हैं। आर्यन ने चेयर पर आराम से बैठते हुए कहा, इन्हें तुरंत टेस्टिंग में डालो। स्पेशल फोर्सेज के किसी सोल्जर को बुलाओ और सभी डाटा स्टेबल होते ही जनरल मिश्रा से संपर्क करो। जी सर, वर्कर ने सिर झुकाकर कहा और बाहर चला गया। स्काईबाउंड ग्रुप और रायगढ़ आर्मी काफी समय से साथ काम कर रहे थे। कंपनी आर्मी के लिए हाईटेक उपकरण और डिवाइसेस बनाती थी। उनकी टेक्नोलॉजी ब्लू स्टार पर सबसे टॉप मानी जाती थी। इतने सालों की मेहनत, पैसों की ताकत और रिसोर्सेज के दम पर स्काईबाउंड आज लीडर बन चुका था। आर्यन पूरी तरह फीडबैक पर फोकस किए बैठा था। अचानक धड़ाम, ऑफिस का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि वो थोड़ा चौंक गया। उसने सिर उठाया और देखा। अन्ना
उसके मुंह से बस इतना निकला। अन्ना की आंखों में गुस्से की आग थी। वो बिना कुछ बोले सीधे आर्यन की तरफ बढ़ी और उसे खींचकर कुर्सी से उठाया और खिड़की के पास धकेल दिया। धम्मा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। शुक्र था कि खिड़की स्पेशल मटेरियल से बनी थी, वरना शायद वह नीचे गिर चुका होता। मिस अन्ना। मिस्टर आर्यन, ये। करण बाहर से दौड़ता हुआ आया और सामने का सीन देखकर जैसे जम ही गया। मिस्टर आर्यन। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसे समझ ही न आ रहा हो कि क्या करे और क्या कहे। चैप्टर 173। जैसे ही अन्ना की नजर करण पर पड़ी, वह घबरा गया। बाहर जाओ। आर्यन की आवाज में ठंडापन था। करण ने तुरंत विनम्रता से सिर झुकाया। यस, मिस्टर आर्यन। और फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया, पीछे से दरवाजा बंद करते हुए। बाहर एक आदमी ने हैरानी से पूछा, करण, क्या हुआ? सब ठीक है? क्या वो लड़की मिस्टर आर्यन को नुकसान पहुंचाने आई थी? करण ने चेहरा शांत रखा, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। चिंता मत करो, मिस्टर आर्यन अभी अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। पत्नी? वो आदमी ठिठक गया। पत्नी? वो लड़की मिस्टर आर्यन की वाइफ है। मुझे तो लगा मिस यार्डली ही उनकी वाइफ है। तो ये सब बस दिखावा था। हर कोई शॉक में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सीईओ का टेस्ट इतना अनोखा होगा। ऑफिस के अंदर आर्यन ने हल्की खांसी की और फिर वह उस गुस्से से भरी लड़की की तरफ मुड़ा, जिसे वह अभी कुछ मिनट पहले ही डांट रहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो, अन्ना? वह मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली बार आने से पहले बता देना, मैं तुम्हारे सीधे पास आ जाऊंगा। वो पूरी तरह भूल चुका था कि अभी कुछ सेकंड पहले अन्ना ने उसे दीवार से दे मारा था। लेकिन अन्ना के हाथ का पकड़ उसकी कॉलर पर कसता चला गया। उसने तिरस्कार से कहा, तुम क्या समझते हो खुद को? आर्यन ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अन्ना, तुम्हें नहीं लगता जब भी हम बात करते हैं तो टोन थोड़ी ज्यादा क्लोज हो जाती है? अब भले ही हमारी सगाई हो चुकी है, लेकिन तुम अभी भी छोटी हो। लोग बातें बना सकते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे नाम पर अफवाहें फैलने लगी तो कितना अजीब लगेगा। उसके लहजे में जो सीरियसनेस थी, वो अन्ना को पता थी, बस बहानेबाजी का हिस्सा थी। वो जानती थी, ऐसे आदमी को सीधा करने का एक ही तरीका है, मारो। आर्यन। उसने दांत पीसे और उसके चेहरे पर एक घूंसा झाड़ा, पूरा फोकस, पूरी ताकत के साथ। आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन जैसे ही घूंसा आया, उसने खुद को ऐसे फुर्ती से घुमाया जैसे कोई फिसलती मछली हो, और अन्ना की पकड़ से बाहर हो गया। एक पल में ही उसने अन्ना की कलाई को पकड़ लिया। अपनी ही पति के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हो, मैडम? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल शरारती अंदाज में। अन्ना की आंखों में गुस्से की आग थी। उसने तुरंत पीछे की तरफ किक मारी। आर्यन ने झुककर उसे चकमा दे दिया, लेकिन अन्ना का अगला पंच एकदम तेज आया। आर्यन फिर फुर्ती से एक तरफ हट गया। लगता है तुम भी कुछ कम नहीं हो मिस्टर आर्यन, अन्ना ने ठंडी आवाज में कहा और एक और अटैक हैंका। उसके मूव्स फास्ट और परफेक्ट थे, इतनी स्पीड से कि वो जैसे धुंधली हो गई थी। आर्यन की आंखें संकुचित हो गईं, उस पर नजर रखते हुए। अचानक उसने एक चाल चली। उसने अन्ना का हाथ कसकर पकड़ लिया और एक पल में नीचे की ओर गिर गया। अन्ना का बैलेंस बिगड़ गया और उसका शरीर भी आर्यन के साथ गिर पड़ा। दोनों का वजन सोफा पर गिरा और कुशन बुरी तरह दब गए। अब अन्ना लगभग आर्यन के ऊपर झुकी हुई थी। उनकी आंखें मिली और उस पल एक अजीब सा माहौल बन गया। अन्ना की बाह अचानक आर्यन की गर्दन के पास आ गई और पूरा मूवमेंट रुक गया।
तुमने अपने स्किल्स को छुपा कर रखा है। बहुत कम लोग हैं जो मुझसे इस तरह लड़ पाए। उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। अगर अन्ना ने ये बात किसी और टोन में कही होती तो आर्यन इसे तारीफ समझ लेता। अन्ना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए भौहें चढ़ाई। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैं बस अपनी बीवी से सख्ती से पेश आना पसंद नहीं करता। मेरे सब्र की भी एक लिमिट है, आर्यन। अन्ना की आवाज इतनी ठंडी थी जैसे शब्द नहीं, ब्लेड हों। उसकी नजरें उसे चीर रही थी। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आई और उसका चेहरा मासूम बन गया। तुम आते ही मुझ पर अटैक करने लगी, जबकि मुझे तो पता भी नहीं तुम किस बात से नाराज हो। उसके शब्दों में सच्चाई जैसा कुछ था और अन्ना की आंखों की आग थोड़ी धीमी हुई। वो थोड़ी शांत हुई, लेकिन नजर अब भी छुपती हुई थी। मुझे बस ये जानना है, अन्ना की आवाज गहराई से गूंजी, कि मैंने तुमसे शादी कब की। आर्यन का चेहरा एक पल के लिए पूरी तरह समझ गया। ओह, तो बात यह है। उसने जैसे सब कुछ एकदम सीरियसली लिया। अन्ना की नजर ऐसी थी जैसे अगर जवाब सही न मिला तो अगला घूंसा आर्यन की नाक तोड़ देगा। क्या ये 15 दिन पहले की बात नहीं है? आर्यन ने थोड़ी उलझन में कहा। और शादी वाली बात? अरे तुमने तो खुद उस भोज में हामी भरी थी। वैसे भी रायगढ़ के सारे लोग जानते हैं, देर सबेर तुम्हें शादी करनी ही थी। तो क्यों न सब कुछ पहले ही फिक्स कर दिया जाए, बाद में परेशानी नहीं होगी। उसका चेहरा मासूम था, जैसे कि सब कुछ सही था। लेकिन अन्ना, वो अंदर ही अंदर बौखला चुकी थी। उसने जीवन में कई चालाक लोगों का सामना किया था, लेकिन ऐसा बेशर्म इंसान पहली बार मिला था। उसने तो अन्ना की समझ, भरोसे और धैर्य, तीनों को चकनाचूर कर दिया था। चैप्टर 174। अन्ना की कलाई पर बंधा कंगन अचानक एक पिस्तौल में बदल गया। अगले ही पल उसने वो पिस्तौल सीधा आर्यन के माथे पर टिका दी। क्या तुम्हें सच में ये लगा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, आर्यन? उसकी आंखों में आग थी। तुम्हें अंदाजा है कि मुझे किसी के हाथ की कठपुतली बनने से कितनी नफरत है? ठंडी नली का स्पर्श जैसे ही आर्यन के माथे से टकराया, उसका सिर थोड़ा पीछे झुक गया। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बस ठहराव था। आर्यन बिस्तर पर लेटा था और अन्ना उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी नजर उसके ऊपर हावी थी। आर्यन ने बिना पलके झपकाए अन्ना की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या ये सही है कि तुम उसी चीज को मेरे माथे पर रख रही हो जिसे मैंने तुम्हें प्यार से गिफ्ट किया था, अन्ना? उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी, आवाज में गहराई और आंखों में उलझन। अन्ना ने उसकी आंखों में झांका और तिरस्कार से बोली, गिफ्ट? एक गन? अगर यही तुम्हारा प्यार है तो क्या तुम अपनी बनाई चीज से मरने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? आर्यन ने होंठ भींचे। उसकी नजर अब भी अन्ना पर ही थी, शांत लेकिन तीखी। अन्ना के भीतर एक भावनात्मक हलचल हुई। उसका गुस्सा जो कुछ पल पहले फटने को था, अब जाने क्यों ठंडा हो गया था। उसने खुद को कभी इस तरह शांत होते नहीं देखा था, वो भी आर्यन के सामने। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अन्ना ने उसके सर से गन हटाई और अपनी कलाई में वापस छुपा ली। लेकिन अगले ही पल उसने आर्यन का गाल कसकर पकड़ लिया और जोर से खींचा। अगर सच्चाई बोलोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन अगर टालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगी, उसने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा। ओह अन्ना, दर्द हो रहा है, आर्यन चीख पड़ा। उसके खूबसूरत चेहरे की वो हालत देखकर अन्ना को मजा आ गया। वो मुस्कुराई, खड़ी हुई और जाकर ऑफिस की उस कुर्सी पर बैठ गई जहां आमतौर पर आर्यन बैठा करता था। लेकिन इस बार उस कुर्सी पर जो हुकूमत नजर आ रही थी
वो आर्यन के किसी भी बैठने से ज्यादा ताकतवर थी। उसका चेहरा एक सच्चे लीडर जैसा दिख रहा था, कंट्रोल में, कॉन्फिडेंट। आर्यन भी खड़ा हो गया। उसने अपने बालों में उंगलियां चलाईं, अपनी आधी खुली शर्ट को वैसे ही रहने दिया, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही आर्यन नहीं था जो अन्ना की जिंदगी में पहले था, वो जो हर चीज को परफेक्शन से मैनेज करता था। वो डेस्क के पास गया और अपनी पुरानी आदत के अनुसार साइड ड्रॉअर खोलकर सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और सुलगाने ही वाला था। तभी अन्ना ने एक जोरदार किक मारकर उसकी सिगरेट और लाइटर को जमीन पर गिरा दिया। आर्यन ने एक भौं उठाई, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने आगे कुछ करने का भी इरादा नहीं दिखाया। अन्ना चुप रही, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ कह रहे थे, अब और मत छेड़ना मुझे। आर्यन फिर भी टेबल पर झुकते हुए धीरे से बोला, अन्ना, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी सगाई ने तुम्हें किसी तरह से बदल दिया है? अन्ना के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वो खुद भी उस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। आर्यन की मुस्कान गहरी हो गई। मुझे लगता है तुम फायदे नुकसान का हिसाब अच्छी तरह करना जानती हो। हमारी शादी तुम्हारे लिए परेशानी नहीं, बल्कि पावर और रिस्पेक्ट लाएगी। मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा तुम्हें, और रायगढ़ में सब लोग तुम्हें बहुत इज्जत से देखेंगे। जहां भी जाओगी, दरवाजे खुले मिलेंगे। तो बताओ, क्या तुम घाटे में हो या मैं? और वैसे भी पूरी दुनिया जानती है हमारी सगाई के बारे में। सबके सामने तुमने हामी भरी थी। अब अगर 2 साल में एक और एंगेजमेंट तोड़ दोगी, तो सोसाइटी में कैसी बातें होंगी? रायगढ़ की हाई क्लास सोसाइटी में तुम्हारा नाम गॉसिप्स में सबसे ऊपर होगा। और तुम खुद एक प्रिंसिपल्स वाली लड़की हो, मेहनती हो। ये सारे झगड़े मुझ पर डालना और उम्मीद करना कि मैं सुलझा दूंगा, ये ठीक नहीं है। मैं भले ही सीईओ हूँ, लेकिन मेरा दिल भी है अन्ना, और वो भी बहुत फ्रैजाइल है, उसने भारी सांस लेते हुए कहा। अन्ना का चेहरा और सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे एक घूंसा मारने ही वाली हो। और अब तो हम लीगली मैरिड हैं। जो होना था, हो गया। अब क्या तुम डिवोर्स की सोच रही हो? आर्यन बोला। अगर हाँ, तो सुन लो, मैं मानने वाला नहीं। ये तो कभी होगा ही नहीं। तुम्हारी डिवोर्स की कंडीशंस क्या हैं? अन्ना ने सीधा सवाल किया, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि और बहस का कोई मतलब नहीं। आर्यन सही था, उनकी शादी हो चुकी थी। वो चाहकर भी इस रिश्ते को मना नहीं कर सकती थी, और अगर आर्यन को मार भी देती, तब भी। ये रिश्ता किसी पेपर पर दर्ज था, और अन्ना कभी भी उस लड़की की तरह नहीं रही जो पेपर के एक टुकड़े से बंध जाए। चैप्टर 175। शर्तें। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ आगे झुकते हुए चुटकी ली। जैसे जैसे उसका खूबसूरत चेहरा अन्ना के करीब आया, उसके होंठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब होती चली गई। जब तक मैं जिंदा हूँ, उसने शांत आवाज में कहा। उसकी नजर अन्ना के चेहरे पर टिकी हुई थी। अन्ना भी उसे वैसे ही घूर रही थी जैसे हवा में कोई अदृश्य टकराव हो रहा हो, इतनी टेंशन कि हर सांस भारी लगने लगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आर्यन की आवाज ने उस भारी सन्नाटे को तोड़ा। 3 साल। इसे बस 3 साल दो। अगर उसके बाद भी तुम हमारी शादी को खत्म करना चाहो, तो मैं बिना किसी शर्त के मान जाऊंगा। फिर जो भी करना होगा, मैं देख लूंगा। उसके लहजे में गहराई थी। अन्ना की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे वो आर्यन की बातों के पीछे छिपी मंशा को समझने की कोशिश कर रही हो। क्यों? उसने धीरे से पूछा। उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर आर्यन इतनी दूर क्यों गया। उसने उसे बचाया, उसकी जरूरत की हर चीज दी, और वो भी बिना किसी बदले की उम्मीद के। ऐसा कौन करता है? मानव स्वभाव कहता है, हर मदद के पीछे कोई मतलब होता है, कोई फायदा। लेकिन आर्यन में तो कोई चालाकी,
कोई स्वार्थ नहीं दिख रहा था। यही बात उसे और भी ज्यादा उलझा रही थी। जैसे ही आर्यन थोड़ा और पास झुका, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक दिखी। मुझसे सुनोगी तो बोर हो जाओगी। क्यों न तुम खुद इसका जवाब ढूंढो। वो एक हाथ से टेबल के कोने पर टिक गया। उसके पांव का एक हिस्सा लहरों की तरह लटक रहा था। उसकी वो लापरवाह स्टाइल, आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज, एक अजीब सी आकर्षक ताकत लिए हुए थी। इस बीच अन्ना ने सीईओ की कुर्सी पर खुद को जमाया। उसका रवैया शांत और नियंत्रित था, जैसे अब वो कमान अपने हाथ में ले चुकी हो। इस पल में वो बॉस लग रही थी और आर्यन बस एक लापरवाह विजिटर। उसकी आंखों की कोमल झलक बता रही थी कि उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ पल को उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान चमकी, जो उतनी ही जल्दी गायब हो गई, पीछे एक रहस्यमयी शांति छोड़ते हुए। फिर अन्ना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में साफ था कि वो कुछ मांग रही है। आर्यन ने भौं उठाई, थोड़ी हैरानी से। क्रेडिट कार्ड, उसने सीधा कहा। हमारी शादीशुदा लाइफ की प्रॉपर्टी है, राइट? साफ शब्दों में कहें तो मैं तुम्हारी बीवी हूं, अब कार्ड दो। आर्यन की हंसी छूटते छूटते बची। उसके दिल में एक अलगसी खुशी आई, जैसे उसने अपने किसी दायित्व को पूरा कर दिया हो। उसने वॉलेट निकाला, एक काले रंग का गोल्ड कार्ड निकाला और अन्ना के हाथ में रख दिया। इसे जितना चाहो यूज करो। बिना किसी हिचक के अन्ना ने कार्ड ले लिया। फिर वो बिना पीछे देखे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, वो रुकी। आर्यन, उसने बिना मुड़े कहा, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट पूरे ब्लू स्टार पर बेस्ट है। आर्यन ने भौहें उठाईं, थोड़ा हैरान। कुछ हद तक, हाँ। मुझे उसकी जरूरत है। उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है, आर्यन ने कहा। अन्ना थोड़ी हैरानी से मुस्कुराई, फिर बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। इस पूरे वक्त उसने एक बार भी आर्यन की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब वो आई थी तब और जब गई, दोनों मौकों पर उसके हावभाव पूरी तरह अलग थे। वापसी के वक्त वो कहीं ज्यादा शांत लग रही थी। आर्यन उसी कुर्सी पर बैठ गया जो अभी अभी अन्ना छोड़कर गई थी। वो अपनी मुस्कान नहीं छुपा पा रहा था। लगता था जैसे उसकी चेहरे की मांसपेशियां अब स्माइल करना सीख चुकी थी। तभी करण कमरे में दाखिल हुआ और देखा, आर्यन कुर्सी पर बैठा है और मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहा है। क्या मिस अन्ना ने कोई जादू कर दिया? करण मन ही मन सोच बैठा। स्काईबाउंड कंपनी छोड़कर अन्ना सीधी अपने मिशन लौटी। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए अचानक उसे याद आया, आर्यन ने तो बात का पूरा एंगल ही बदल दिया। वो उससे हिसाब लेने आई थी, मगर खुद ही उलझ गई। आर्यन की बातें, उसकी चालाकी, सब कुछ ऐसा था जैसे उसने अन्ना को एक अलग ट्रैक पर डाल दिया। वो सोच भी नहीं पाई और अपने इरादे ही भूल गई। आर्यन को पता था उसकी कौन सी कमजोरी कहाँ है। वो बड़ी सफाई से वही बातें करता था जो अन्ना के दिमाग को उलझा दें। अन्ना ने अपनी मुट्ठी कस ली, उसकी उंगलियां गाड़ी के हॉर्न को दबा रही थी। तेज आवाज गूंजती रही। तभी उसका ध्यान सड़क के पास खड़ी एक भीड़ की तरफ गया। वहां कुछ लोग थे जो एक लड़की को घेरे खड़े थे। उनके हाथ में पोस्टर थे जिन पर बोल्ड ब्लैक लेटर्स में कुछ स्लोगन्स लिखे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी प्रदर्शन या विरोध में शामिल हैं। पर उनके चेहरों पर जो दर्द था, वो कुछ और कह रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, गुस्से और बेपसी से भरे हुए। अन्ना का मन तो हुआ कि वो वहां से निकल जाए, आखिर ये उसका मामला नहीं था। लेकिन तभी भीड़ में से एक धीमी, माफी मांगती सी आवाज आई। प्रिय पाठकों, प्लीज समझिए, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर लेट अपडेट करती हूँ। हर दिन लिखना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। चैप्टर 176।
अपडेट करो बॉस। तुम्हारी स्टोरी का अपडेट कब से मिस कर रही हैं हम। अगर आज भी अपडेट नहीं मिला ना तो मैं सीधा यहीं मर जाऊंगा तुम्हारे सामने। दूसरा लड़का तो और ज्यादा पागल था, हाथ में चाकू लेकर धमका रहा था। अगर तूने अपडेट नहीं डाला तो मैं ये चाकू तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा, समझा। बस बहुत हुआ। ऐसे राइटर्स जो अधूरी स्टोरी छोड़ते हैं ना, उन्हें पब्लिकली पीटना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अपडेट करो, अपडेट करो, अभी करो। पूरी भीड़ गर्जने लगी जैसे कोई बड़ा दंगा शुरू हो रहा हो। इसे पकड़ो, भाग न जाए। भीड़ की आक्रोश से भरी आवाज सुनकर इंदिरा की आंखें फैल गईं। उसके reader_content_pager चेहरे पर घबराहट थी। तभी उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर इशारा किया, देखो यूएफओ। लोगों का ध्यान भटका और इंदिरा भीड़ में गायब हो गई, भाग गई। जल्दी पीछा करो, नहीं तो कल हम कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। भीड़ अब सड़कों पर दौड़ने लगी, एक अकेली लड़की का पीछा करते हुए। इंदिरा पूरी तरह से हड़बड़ाई हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऑटोग्राफ सेशन खत्म होते ही फैंस उसे इस तरह घेर लेंगे। वो एक कोने पर मुड़ी ही थी कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं अपडेट जरूर करूंगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हर घंटे अपडेट दूंगी, कसम खाती हूं। चल जल्दी, एक जानी पहचानी आवाज आई। इंदिरा चौंकी, अन्ना? हाँ हाँ, मिल गई। यही है वो लेखक जो भाग रही थी। तभी अचानक एक लड़का चाकू लेकर उन पर झपटा। अन्ना को अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतने खतरनाक हो जाएंगे। तभी उसकी आंखों से नीली रोशनी चमक उठी। चाकू एकदम हवा में रुक गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे आने से रोक रही हो। पलक झपकते ही अन्ना ने इंदिरा का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से वहां से भाग निकली। भाग गई। रुकना मत, पकड़ो इन्हें। भीड़ फिर से उनके पीछे लग गई। कार में आओ। अन्ना ने तेजी से दरवाजा खोला और इंदिरा को अंदर खींच लिया। जैसे ही पीछा करने वाले दूर हुए, उसने एक्सीलरेटर दबा दिया और कार चीखती हुई आगे निकल गई। रियरव्यू मिरर में लोगों को दूर जाते देख इंदिरा ने गहरी सांस ली। उफ, मुझे लगा आज मेरी मौत तय है। अखबार की हेडलाइन होती, खूबसूरत लेखिका को गुस्साए फैन ने मार डाला। फिर वो अन्ना की तरफ मुड़ी। थैंक यू यार, तुम ना होती तो आज मैं गई थी। अन्ना अब भी स्टीयरिंग पकड़े हुए शांति से बोली, ऐसा क्या किया तुमने जो ये सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं? ये लोग मेरे फैंस हैं, इंदिरा ने थकी हुई आवाज में कहा। अन्ना की भौहें सिकुड़ी। अगर ये तुम्हारे फैन हैं तो तुम्हें जान से क्यों मारना चाहते हैं? असल में मैंने 2 बुक्स लिखी थी जो अधूरी रह गईं। और कुछ महीनों से मैं बहुत स्लो लिख रही हूँ, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। आज के बुक लॉन्च पर कुछ एक्साइटेड रीडर्स मुझे घेर बैठे। मैं भी परेशान हूँ, मगर मेरा दिमाग भी तो एक ही है, हर दिन कैसे अपडेट करूं? अन्ना ने उसे देखा, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम एंजॉय कर रही हो। इंदिरा हंस पड़ी, सच कहूं, पकड़ी गई मैं। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, पर जब फैंस मुस्कुराते हैं तब लगता है सब मेहनत वर्थ है। अन्ना चुप हो गई। वो नहीं समझ पा रही थी कि कोई इतनी खुशी से जान खतरे में डाल सकता है। फिर अचानक इंदिरा ने कहा, अन्ना, क्या तुम्हारे पास भी कुछ खास पावर है? जैसे ही उसने ये कहा, अन्ना ने ब्रेक मार दिए। इंदिरा का शरीर झटका खाकर आगे की ओर झुक गया। अब अन्ना की आंखें एकदम ठंडी और पैनी हो गईं। वो सीधे इंदिरा की आंखों में देख रही थी। तुम्हें पहले से पता था। उसका लहजा तेज और गंभीर था, जैसे अब कोई मजाक नहीं चलेगा। इंदिरा ने गहरी सांस ली,
दबाव महसूस हो रहा था। नहीं, पक्का नहीं था, बस कुछ फील होता था। जब तुमने चाकू रोका तब यकीन हुआ। वो डर गई थी। उसे डर था कि कहीं अन्ना उसे हमेशा के लिए चुप न कर दे। अन्ना की चमकती आंखें और सख्त चेहरा बता रहे थे कि वो हल्के में कुछ नहीं लेती। उसकी मौजूदगी से कार का हर कोना जैसे कंपा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रानी, कोई शक्ति की देवी बगल में बैठी हो। तुम्हारे पास भी पावर है, अन्ना ने उसकी ओर देखते हुए कहा। इंदिरा थोड़ी घबरा गई। तुम्हें अपनी पावर के बारे में सब पता है? और क्या तुम्हें मालूम है इस दुनिया में कितनी तरह की अलौकिक शक्तियां होती हैं? अन्ना थोड़ी देर चुप रही, जैसे किसी पुराने स्थम को याद कर रही हो। अगर ये बात मैरीग्लेड से जुड़ी थी, तो अन्ना इस विषय की जानकार थी। वहां ये माना जाता था कि यह एक जैविक बदलाव की स्टेज है, एक ऐसी स्टेज जहां इंसानों में स्पेशल पावर्स डेवलप होती हैं ताकि वे जिंदा रह सकें। और ये शक्तियां हर इंसान में अलग होती हैं, उनके अंदर छुपी खास एनर्जी के मुताबिक। चैप्टर 177। इस नई दुनिया में आने के बाद भी अन्ना को अब तक यह समझ नहीं आया था कि लोग अपनी खास ताकतें यानी सुपरनैचुरल पावर्स कैसे पाते हैं या उन्हें कैसे बढ़ाते हैं। उसने जितना देखा और समझा, इस दुनिया में ऐसे लोग तो थे जिनके पास ये खास ताकतें थीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। अब तक वह बस एक ही ऐसे इंसान से मिली थी, राजवीर, जो एक भाड़े के सैनिकों का लीडर था और जिससे उसकी पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। और अब उसके सामने खड़ी थी वह लड़की, इंदिरा, जिसके अंदर भी शायद कोई रहस्यमयी ताकत छुपी थी। जब अन्ना ने इंदिरा की ओर देखा, तो उसने साफ महसूस किया कि इंदिरा का ध्यान अब उसी पर है। इंदिरा की आंखों में हल्की सी चालाक चमक थी, उसके होठों पर शरारती मुस्कान तैर गई। हमारी मुलाकात को संयोग कह लो या किस्मत, इंदिरा बोली, लेकिन अब मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ। अन्ना थोड़ी हैरान हुई, उसकी भौहें सवालों से सिकुड़ गईं। लेकिन उसने मना नहीं किया। शायद उसके अंदर भी कोई हलचल उठी थी, जो उसे इंदिरा के साथ जाने के लिए मजबूर कर रही थी। जब उसने कोई विरोध नहीं किया, तो इंदिरा ने कार का टचपैड ऑन किया और अपनी उंगलियां स्क्रीन पर घुमाकर एक डेस्टिनेशन चुन लिया। कार स्टार्ट करते ही अन्ना के चेहरे पर हल्की बेचैनी आई। उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा, उम्मीद करती हूँ कि मैं निराश नहीं होंगी। एक झटके में कार हवा से निकल गई और अगले मोड़ पर मुड़ते ही जैसे गायब हो गई। आधा घंटा बाद कार एक बड़े और अत्याधुनिक दिखने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने आकर रुकी। जैसे ही अन्ना कार से उतरी, उसकी भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं। इंदिरा पहले से ही वहां नीचे लापरवाही से खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए अन्ना ने अमृता को एक छोटा सा मैसेज भेजा कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। चलो अंदर, इंदिरा ने कहा और उसे बिल्डिंग के अंदर ले गई। अन्ना ने चारों ओर देखा और फिर इंदिरा के साथ कदम मिलाकर तेजी से चलने लगी। दादाजी वागीश, इंदिरा एक लैब में दाखिल हो गई। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद लैब कोट में किसी प्रयोग में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने इंदिरा की आवाज सुनी, उसने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। इंदिरा, उसने कहा और तुरंत ही अपना काम छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा। तभी कमरे में एक लंबा चौड़ा नौजवान दाखिल हुआ, बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टाइल में। उसकी आंखें एक पल को संकुचित हुईं, लेकिन फिर वो मुस्कुरा उठा। तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी यहाँ ले आई हो? उसने मजाक किया और फिर अन्ना की तरफ देखा। तुम्हारी नजर काफी तेज है। हाँ, लड़का तो इम्प्रेसिव लग रहा है, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। इंदिरा हंस पड़ी और फिर उसने अन्ना का हाथ पकड़ लिया। देखा, मेरी चॉइस कितनी सही है। अन्ना ने हल्की खांसी की। जाहिर था कि वो ऐसे रोमांटिक मजाक की आदी नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ छुड़ा लिया। अरे शर्माओ मत,
वागीश हंसते हुए बोले, मैंने इंदिरा को बचपन से देखा है, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अन्ना को कुछ समझ नहीं आया कि वो शर्माए भी या नहीं, लेकिन उससे पहले ही इंदिरा ने बात पलट दी। दादाजी वागीश, इस बार हम यहाँ किसी खास वजह से आए हैं। वागीश थोड़ा हैरान हुए, फिर बोले, अच्छा, तो अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। ये हैं प्रोफेसर वागीश, इंदिरा ने अन्ना से कहा। ये ब्लू स्टार रिसर्च में एक जाने माने एक्सपर्ट हैं, खास तौर पर बायोलॉजिकल और फिजिक्स में। अन्ना ने आदर के साथ सिर झुकाया, उसमें असली सम्मान की भावना थी। उसे हमेशा से ऐसे लोगों का आदर करना आता था जो विज्ञान और ज्ञान से दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। ये लोग सच्चे हीरो होते हैं जो इतिहास में नाम कमाते हैं। प्रोफेसर वागीश, अन्ना ने धीरे से कहा। और ये है अन्ना, मेरी दोस्त। इंदिरा ने उसका परिचय कराया। आपको जानकर खुशी हुई, वागीश ने सिर हिलाया। तभी इंदिरा ने एक और बात जोड़ दी, प्रोफेसर, अन्ना में भी वैसी ही क्षमता है। ये सुनते ही वागीश और अन्ना दोनों के चेहरे बदल गए। अन्ना सतर्क हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। वागीश ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे उसकी पूरी पर्सनैलिटी को स्कैन करने लगा। अन्ना, घबराओ मत, इंदिरा ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा। मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाना चाहती हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। इस दुनिया में और भी लोग हैं जिनके पास खास ताकतें हैं, और इन सभी में प्रोफेसर वागीश सबसे अनुभवी हैं। भले ही उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की थी, लेकिन इंदिरा की मौजूदगी ने उसे सुरक्षित महसूस करवाया। अन्ना, वागीश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या मुझे तुम्हारी उस विशेष शक्ति को देखने का सौभाग्य मिल सकता है? अन्ना को वैसे भी इन ताकतों के पीछे की साइंस जानने में दिलचस्पी थी, तो उसने मना नहीं किया। उसने सामने रखी एक टेस्ट ट्यूब की ओर देखा, जिसमें लाल रंग का कोई लिक्विड भरा था। उसने अपनी उंगली को थोड़ा मोड़ा, हाथ को आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसकी ऊर्जा सक्रिय हुई, टेस्ट ट्यूब हवा में ऊपर उठी और उसकी हथेली में आकर रुक गई। अन्ना ने टेस्ट ट्यूब वागीश को पकड़ा दी। वागीश अवाक रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था, हाथों में कंपन। यह तो अविश्वसनीय है, उसने कहा। चैप्टर 178। क्या हुआ दादाजी वागीश? इंदिरा ने थोड़ा उलझन भरे स्वर में पूछा। लगता है ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, प्रोफेसर वागीश ने गंभीरता से कहा। उसकी नज़र अन्ना पर टिकी हुई थी। मेरे विश्लेषण और परीक्षणों के अनुसार इस तरह की शक्ति को अभी सक्रिय नहीं होना चाहिए था। अन्ना का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी भौहों का हल्का उठना किसी सोच या शक की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी ये विशेष शक्ति मैरीग्लेड से लौटने के बाद उभरी थी। इस नई दुनिया में अस्तित्व और शक्ति के बीच असंतुलन सामान्य बात मानी जाती थी। कृपया बताइए, प्रोफेसर वागीश, अन्ना ने गंभीरता से कहा। वागीश ने बिना किसी बात को छुपाए समझाना शुरू किया। 20 साल पहले जब मैं ह्यूमन जेनेटिक म्यूटेशन पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने पाया कि पिछले 100 वर्षों में हमारे ग्रह पर इंसानी जीनस में धीरे धीरे बदलाव आया है। अन्ना की आंखें ध्यान से वागीश पर टिकी थीं। हालांकि मुझे इस पर कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला। जब मैं रायगढ़ रिसर्च सेंटर की लाइब्रेरी पहुंचा, तभी मुझे ऋत्विक अवस्थी नामक एक जीनियस वैज्ञानिक की रिपोर्ट्स मिली। उन रिपोर्ट्स में प्राचीन समय से लेकर आज तक ब्लू स्टार पर मानव जीन के परिवर्तन का विस्तार से जिक्र था। पिछली सदी में हुए म्यूटेशन का गहराई से विश्लेषण किया गया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि लगभग 200 साल पहले ब्लू स्टार के वातावरण में एक अजीब तत्व पैदा हुआ था। उसमें इंसानी जीन्स से संपर्क कर उन्हें बदलने की क्षमता थी। इस तत्व को उन्होंने नाम दिया कि क्योंकि ये इंसानी शक्ति को अनलॉक करने की एक चाबी बन चुकी थी। अन्ना ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। उसकी सोच और शक और गहराते जा रहे थे। क्या यही वजह थी कि ब्लू स्टार के कुछ लोग इतनी अनोखी पावर्स से लैस थे?
जैसे ही वागीश ने ऋत्विक अवस्थी नामक वैज्ञानिक का नाम लिया, उसका चेहरा अचानक चमक उठा। वह उत्साह से भर गया और उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। ऋत्विक एक लायन यूनिवर्सल जीनियस था जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था, वागीश ने पूरे जोश में कहा। उसकी हर खोज ने इस ग्रह की साइंटिफिक प्रोग्रेस को वर्षों आगे बढ़ा दिया। उसने ऑलमोस्ट हर प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड जीते। लेकिन 16 साल पहले वो अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। मुझे इस इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है, अन्ना ने वागीश की बात बीच में ही काट दी। उसका ध्यान ऋत्विक की प्रतिभा से कहीं ज्यादा खुद में विकसित हो रही अनोखी शक्तियों पर था। और वागीश को भी शायद एहसास हो गया कि वो फोकस से भटक गया है। उसने अजीब सी खांसी लेकर बात को फिर से ट्रैक पर लाया। खांसी खांसी प्रोफेसर वागीश की रिसर्च से ये सामने आया कि जब यह विशेष पदार्थ इंसानी जीन में जुड़ता है तो ये इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज पैदा करता है। ये पॉसिबिलिटीज उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और शरीर की क्षमता पर डिपेंड करती हैं। इसलिए रिजल्टिंग पावर्स हर इंसान में अलग अलग होती हैं। क्या ये फ्यूजन किसी खास कंडीशन में ही हो सकता है? अन्ना ने बिना झिझक पूछा। हालांकि अन्ना कोई साइंटिस्ट नहीं थी, लेकिन उसके सवाल साइंटिफिक क्लैरिटी से भरे हुए थे। उसका ये तेज और तर्कपूर्ण सवाल सुनकर वागीश कुछ पल को चौंक गया। इंदिरा भी अन्ना की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसकी रिस्पेक्ट अन्ना के लिए और भी बढ़ गई थी। वागीश ने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया, ब्लू स्टार पर हर इंसान में इस पदार्थ से जुड़ने की पॉसिबिलिटी लगभग 1 बिलियन में 1 है। ये तब होता है जब इंसान की सोच या इमोशन किसी हाई थ्रेशहोल्ड तक पहुंचती है। ये कोई लॉजिक से समझाई जाने वाली चीज नहीं थी। ऋत्विक अवस्थी के रिसर्च नोट्स में यही इकलौता हिंट मिला था। सीधे शब्दों में कहें तो इसे अवेकनिंग कहा जा सकता है, एक मूवमेंट जब इंसान की विल पावर किसी ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कर देती है और उसका शरीर एक नई कैपेबिलिटी के साथ म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेशन के बाद वो इंसान अब सामान्य नहीं रहता। साइंस की दुनिया ने उन्हें सुपरह्यूमन्स का नाम दिया। वागीश अब अन्ना की ओर देखकर इत्मीनान से आगे समझाने लगा। अन्ना ने सारी बात समझ ली। रायगढ़ में पावर्स अडैप्ट करने की वजह से आती थी, सर्वाइवल के लिए। वहां की हर शक्ति इंसान की बेसिक जरूरत थी। लेकिन ब्लू स्टार में शक्ति एक म्यूटेशन थी, किसी विशेष पदार्थ और जीन के जुड़ने से बना परिवर्तन। अब अन्ना ने सीधे वागीश की तरफ देखा। उसकी आवाज ठंडी और गंभीर थी। वागीश, मुझे वो सब समझाइए जो इन म्यूटेटेड ह्यूमंस की पावर्स से जुड़ा है। अन्ना के इस डायरेक्ट सवाल ने वागीश को फिर से एक बार फॉर्मली बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने फिर एक बार अन्ना को गौर से देखा। हालांकि वह सिर्फ 16-17 की लग रही थी, लेकिन उसमें वो मैच्योरिटी और अथॉरिटी थी जो किसी एक्सपीरियंस्ड लीडर में होती है। उन दोनों को गंभीरता से बात करते देख इंदिरा को खुद के वहां होने पर ही शक होने लगा, जैसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसके दिमाग में अचानक एक सीईओ की छवि आ गई जो अपनी यंगर गर्लफ्रेंड को किसी बिजनेस मीटिंग में साथ ले आया हो। असल में सुपर पावर्स की सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, वागीश ने कहना शुरू किया। क्योंकि जब वो मोलिक्यूल किसी इंसान के जीन से जुड़ता है तो उसका बिहेवियर पूरी तरह से उस इंसान के ट्रेट्स पर निर्भर करता है। इसलिए हर इंसान की शक्ति उसकी खुद की नेचुरल और बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप होती है। चैप्टर 179। उस समय तक जहां तक मेरी जानकारी थी, अलौकिक शक्तियों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी मानसिक शक्तियां। इनका संबंध मन और सोच से होता है। इनके पास असाधारण लेवल की परसेप्शन होती है। ये लोग दूसरों की इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और इनकी याददाश्त कमाल की होती है। ज्यादातर मामलों में इनकी पावर सपोर्ट देने वाली होती हैं। एक पल रुककर प्रोफेसर वागीश ने नजरें घुमाकर इंदिरा की तरफ देखा।
इंद्रा एक मानसिक शक्ति वाली अलौकिक इंसान है। अपना नाम सुनते ही इंद्रा अपने ख्यालों से बाहर आई। तुरंत मुस्कुराकर बोली, हाँ, ये बात सही है। जैसे ही मैंने अन्ना को देखा, मुझे इंस्टेंटली फील हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। उसके आसपास की एनर्जी, वो अलग थी, बाकियों से बहुत हटकर। इसीलिए तुमने पोलारिस अकादमी में ट्रांसफर लिया था? अन्ना ने शांत लहजे में पूछा। इंद्रा ने शरारती हंसी के साथ अपनी जुबान हल्की सी बाहर निकाली, बस एक यही वजह नहीं थी। लेकिन हाँ, वो एक स्ट्रांग रीजन जरूर था। असल में वो अन्ना को पास से ऑब्जर्व करना चाहती थी। एक ऐसी लड़की जो दूर से ही किसी पावरफुल महिला जैसी वाइब्स देती थी। शायद अपनी नोवेल के लिए कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। दूसरी श्रेणी थी एनर्जी टाइप। इनकी पावर एग्रेसिव नेचर ज्यादातर की होती है। और तीसरी कैटेगरी फिजिकल टाइप, जिसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शामिल होता है। ये दो तरीकों से प्रकट होती है, या तो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है या शरीर के किसी अंग में बदलाव आ जाता है। वागीश ने अन्ना की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी शक्तियां इन तीनों में किसी एक में भी पूरी तरह फिट नहीं बैठती। अन्ना की एबिलिटीज मैनिपुलेशन और मैनिफेस्टेशन जैसी लगती थी, लेकिन वो इन कैटेगरीज में क्लियरली डिफाइन नहीं की जा सकती थी। असल में उसकी पावर्स इन तीनों श्रेणियों की झलक लिए हुए थी। दूसरे शब्दों में कहें तो अन्ना की ताकत एवरेज अलौकिक लोगों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि वागीश ने अब तक केवल उसकी मैनिपुलेशन वाली एबिलिटीज देखी थी, लेकिन उसने साफ फर्क महसूस किया था। शायद मेरी पावर्स फिर से बदल रही हैं, अन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके बाद उसकी आंखों में हल्की चमक आई और उसने पूछा, वागीश, क्या मैं प्रोफेसर ऋत्विक अवस्थी की रिसर्च फाइल्स देख सकती हूँ? वागीश ने एक थकी हुई हंसी हंसी। ब्लू स्टार रिसर्च अलायंस ने वो फाइल्स एक दशक पहले ही चुरा ली थी। अन्ना थोड़ी कंफ्यूज हुई। ब्लू स्टार रिसर्च अलायंस, नाम जाना पहचाना सा लगा, जैसे कहीं सुना था। दिमाग में हल्की सी छाया थी, लेकिन कुछ क्लियर याद नहीं आ रहा था। इंद्रा खड़ी हुई और बोली, ब्लू स्टार रिसर्च अलायंस इस पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े नेशंस ने मिलकर एस्टैब्लिश किया था। एक बहुत एडवांस्ड रिसर्च सेंटर है वो। वहाँ हर फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। हर एक साइंटिस्ट प्रोफेसर वागीश के लेवल का है। लेकिन कोई नहीं जानता कि उनका रिसर्च आखिर इस्तेमाल कहाँ होता है। इसका पावर्स लेवल इतना हाई है कि दुनिया का कोई भी देश उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। सच कहें तो वो खुद एक एम्पायर की तरह हैं। अन्ना ने इंद्रा की ओर देखा और आईब्रोज उठाई। तुम्हें इस सब की सरप्राइजिंग नॉलेज है, इंद्रा? हाँ, मुझे राइटिंग में वरीयता चाहिए होती है और इसके लिए थोड़ा बहुत सब जानना पड़ता है। इंद्रा ने मैटर फैक्ट तरीके से कहा। बिल्कुल सही, वागीश ने भी गंभीर लहजे में कहा। और मेरी जानकारी के अनुसार वो लोग अतिमानवों, सुपर ह्यूमन्स पर भी रिसर्च कर रही हैं। अब समझ में आया। अन्ना ने शालीनता से सिर हिलाया। थैंक यू वागीश, सारी बातें क्लियर करने के लिए। अन्ना का काम और कंपोज्ड व्यवहार देखकर वागीश खुद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके सामने बैठी ये 20 साल की लड़की जैसे किसी गहरे रहस्य में डूबी हुई थी। ठोस, हाँ, वो बेइंतहा दृढ़ थी। एक ऐसी मजबूती जो किसी लोहे की रीढ़ की तरह झुकती नहीं थी। इतनी यंग लड़की से ऐसे शब्द जोड़ना थोड़ा अजीब था, लेकिन सच तो यही था। उसकी प्रेजेंस में सच्चाई और भी ज्यादा गहराई से महसूस होती थी। एक अदृश्य ताकत जो न सिर्फ रौब डालने वाली थी, बल्कि अजीब तरह से आकर्षक बटा अनोखे ढंग से दिल को भाने वाला भी। वागीश मुस्कराया। आपका स्वागत है। आप इंद्रा के करीबी हैं, और जब वही आपको यहाँ लेकर आई है, तो आपके लिए इन बातों को जानना जरूरी है। अब जब आप जाग चुके हैं और एक महामानव बन चुके हैं, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है।
इंदिरा हल्के से हंसी, थोड़ी नर्वस थी। क्या अन्ना नाराज होगी? हाँ, अन्ना ने शांत स्वर में सिर हिलाया, बिना किसी तरह की सफाई दिए। वो हमेशा टकराव से बचना पसंद करती थी। वो ऐसी किसी भी सिचुएशन को नियंत्रित करना चाहती थी जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हो। इसलिए उसने कभी अपने जेंडर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उससे उसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। इंदिरा ने चुपचाप उसे देखा और आईब्रो उठाई, यह सोचकर कि वाह, अन्ना को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अन्ना, एक विनती है। प्रोफेसर वागीश, आप बेझिझक कहिए, अन्ना ने कहा। वागीश थोड़ा संकोच के साथ बोला, इंदिरा वो पहली इंसान थी जो अलौकिक शक्तियों के साथ मिली थी मुझे। और आप दूसरी हैं। अगर आपको ज्यादा परेशानी न हो, तो क्या मैं अपने रिसर्च के लिए आपका थोड़ा सा ब्लड सैंपल ले सकता हूँ? अन्ना की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनमें एक अजीब सी सतर्कता थी। उसका डीएनए? डोंट वरी, अन्ना, वागीश ने बार बार आश्वासन दिया, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। और अगर कभी तुम्हें मेरी मदद या गाइडेंस चाहिए हो, तो सीधा मेरी लैब में आ सकती हो। चैप्टर 180। ये एक बराबरी का सौदा था। प्रोफेसर वागीश के लिए, भले ही उसने अलौकिक शक्तियों पर एक सैद्धांतिक ढांचा और उनका एनालिसिस तैयार कर लिया था, लेकिन इंदिरा के अलावा उसने अब तक किसी भी अलौकिक क्षमता वाले इंसान का फॉर्मल स्टडी नहीं किया था। इंदिरा की शक्ति जागृत हुए सिर्फ कुछ साल हुए थे, और वो एक मानसिक क्षमता, मेंटल टाइप, वाली थी। ये दूसरी अलौकिक शक्तियों से काफी अलग थी। अन्ना ने वागीश को ध्यान से देखा। ऐसा लगा जैसे वो उनके बीच हुए इस सौदे के महत्व को तौल रही हो। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। वागीश रिसर्च इंस्टीट्यूट अकादमिक दुनिया में एक मशहूर स्कॉलर था। अलौकिक शक्तियों की उसकी गहरी समझ आने वाले समय में अन्ना के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकती थी। उसकी सहमति पाकर वागीश मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत एक परखनली उठाई और अन्ना का खून लेना शुरू कर दिया। अन्ना ने बिना हिचकिचाहट सुई लगने दी। कुछ ही पलों में लाल रंग का खून सिरिंज से होते हुए परखनली में भरने लगा। उसकी निगाहें उसी पर टिकी थीं, खून की धीमी धार जो परखनली में उतर रही थी। खून लेने के बाद अन्ना और इंदिरा ने वागीश को अलविदा कहा और बाहर निकल आईं। रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर आते ही अन्ना ने अपने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए लापरवाही से पूछा, मुझे यहाँ लाने का कारण? इंदिरा उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कई ख्याल घूम रहे थे, इसलिए वो अन्ना की बात सुन ही नहीं पाई। हम्मा? अन्ना अचानक रुक गई। अचानक रुकने से इंदिरा सीधा उसकी पीठ से टकरा गई। आउच! हो? क्या पूछा? फिर उसके दिमाग में बात आई। ओह, समझी। तुम पूछ रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई? अन्ना अपनी कार की ओर बढ़ी। बिल्कुल। उस वक्त अन्ना और इंदिरा का रिश्ता बस क्लासमेट जैसा था, लेकिन इंदिरा का उसके लिए ये ध्यान और चिंता कुछ ज्यादा ही थी। उसने तो वागीश से भी उसका परिचय करा दिया था। कुछ तो अजीब गहराई थी इस इशारे में। इंदिरा हल्का मुस्कुराई। जैसा मैंने कहा था, ये किस्मत है। इसे मेरी जान बचाने के बदले का तोहफा समझो। अन्ना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई छल नहीं था, बस एक सच्ची मुस्कान। किस्मत? दिलचस्प। अन्ना के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मन में एक ख्याल भी कौन था। प्रोफेसर वागीश कह रहे थे कि तुम थोड़ी पागल हो, अन्ना ने सपाट आवाज में कहा। सच है, इंदिरा ने बिना झिझक मान लिया। फिर आंखों में शरारत के साथ बोली, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, अगर चाहो। अन्ना ने सिर हिलाया। यही चाहती हूँ। तुरंत इंदिरा ने उसकी आंखों में देखा। एक तेज रोशनी उसकी पुतलियों में चमकी। धीरे धीरे अन्ना की नजर धुंधली होने लगी।
लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अन्ना ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी नजरों में फिर से तेज चमक लौट आई। तुम इतनी जल्दी जाग गई? इंदिरा हैरान थी। इसमें कोई शक नहीं, ये लड़की वाकई खास थी। तुम पहली हो जो इतनी जल्दी संभल गई। अन्ना ने थोड़ी उलझन में पूछा। अभी हुआ क्या था? तुमने देखा? इंदिरा की आवाज में उत्सुकता थी। थोड़े पल के लिए मैंने एक आदमी को पारंपरिक कपड़ों में और एक महिला को सफेद सादे कपड़ों में देखा, अन्ना ने बताया। उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसे अचानक दूसरी दुनिया में धकेल दिया हो। भीतर एक खतरे का एहसास जागा और उसी दबाव में वो तुरंत होश में आ गई। इंदिरा मुस्कुराई। वो दुनिया मेरी किताब की है। जिन दो लोगों को तुमने देखा वो मेरी कहानी के नायक हैं। मेरी खास ताकत, उसने शांत स्वर में कहा। मेरे शब्दों से अपनी आंतरिक दुनिया को इतना सजीव करना कि पाठक उसमें खो जाए। अन्ना ने समझ लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा चकित थी। किसी मानसिक क्षमता वाले इंसान से ये उसकी पहली मुलाकात थी। ये बात हमारे बीच ही रहेगी, ठीक है? मैं भी तुम्हारा राज रखूंगी, इंदिरा ने आंख मारी। अन्ना हल्की मुस्कान के साथ बोली। चिंता मत करो, मैं बेवजह बातें करने वालों में से नहीं हूं। इंदिरा चुप रही। बात में कुछ गलत तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों सुनने में अजीब लगी। अन्ना कार में बैठी और पूछा, घर तक छोड़ दूं? इंदिरा ने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। असल में वो कार में बैठना चाहती थी, लेकिन अन्ना का ये मजबूत बॉयफ्रेंड वाला एहसास इतना हावी था कि उसे डर था कहीं वो उससे सच में प्यार न कर बैठे। अन्ना ने फिर पूछा, यकीन है? हाँ हाँ, इंदिरा ने सिर हिलाया। अन्ना ने और कुछ नहीं कहा, एक्सीलरेटर दबाया और कार तेजी से आगे निकल गई, मोड़ लेते ही नजरों से ओझल। इंदिरा ने गहरी सांस ली, रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ देखा, बैग कंधे पर डाला और घर की ओर चल पड़ी। चैप्टर 181। अन्ना के बारे में सोचते हुए रोहिणी के मन में हल्की सी जिज्ञासा थी। उसे लगता था कि शायद अन्ना का रास्ता एक दिन उससे अलग हो जाएगा और फिर उनकी बातें भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, जैसे दो समानांतर रेखाएं जो कभी मिलती ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से अरविंद ने आर्मी से लंबी छुट्टी लेकर घर पर रहने का फैसला किया था, लेकिन अन्ना का यार्डली परिवार छोड़ने का निर्णय घर में तनाव और सन्नाटा लेकर आया। दूसरी तरफ आरव अब घर पर शायद ही दिखाई देता। सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। इतने कम बार घर आता कि गिनती की जा सके। अरविंद को अपने बेटे से दूरी बढ़ती महसूस हो रही थी। जब भी दोनों आमने सामने आते, अरविंद का स्वभाव उसे टोकने या डांटने का हो जाता, लेकिन अब आरव का जवाब भी पहले से ज्यादा तीखा और विद्रोही होने लगा था। नतीजा, दोनों के बीच की खाई और गहरी होती गई। अरविंद को लगता था कि इसकी वजह सिर्फ अन्ना है। उसे पक्का यकीन था कि अन्ना ने उसके बेटे को गलत राह पर डाल दिया। जहां तक अन्ना के यार्डली परिवार छोड़ने की बात थी, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो अब कहाँ रहेगी। उसका ध्यान बस इस बात पर था कि यार्डली परिवार की विरासत इतनी आसानी से उसके हाथ से न निकल जाए। उसे पता था, अगर ब्रजेश, बूढ़े जनरल, का देहांत हो गया तो कानून के हिसाब से एक वकील अन्ना के अधिकारों की रक्षा करेगा। इसलिए अरविंद चाहता था कि यार्डली परिवार की विरासत का मामला जितनी जल्दी हो सके निपट जाए। वो किसी भी हालत में अन्ना को ये सब कुछ पाने नहीं देगा। रायगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल। फलों की टोकरी हाथ में लिए अरविंद ने ब्रजेश के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने आदर से कहा, जनरल साहब, अरविंद साहब आए हैं। व्हीलचेयर में बैठे ब्रजेश ने मुड़कर देखा। चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम आ गए। उसकी आवाज में कोई अपनापन नहीं था। अरविंद हल्का सा झेंपा।
फिर मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी। उसने फलों की टोकरी गार्ड को थमा दी और इशारे से कहा कि ध्यान से रखे। गार्ड टोकरी रखकर चुपचाप बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ अरविंद और ब्रजेश थे। हम अब क्या लेने आए हो? ब्रजेश ने ठंडे लहजे में पूछा। अरविंद ने हंसकर कहा, पिताजी, बस आपसे मिलने आया था। ब्रजेश उसे अच्छे से जानते थे। तुम बिना मतलब कभी नहीं आते, तो बताओ मन में क्या है? असल में अन्ना और आरव ही अक्सर अस्पताल आते थे, लेकिन अरविंद तो तभी आता था जब उसे कोई काम होता। क्या मैं बिना किसी वजह के आपसे मिलने नहीं आ सकता? अरविंद मुस्कुराया। ब्रजेश कई सालों तक आर्मी में रहे थे और उन्होंने अरविंद को बचपन से पाला था। इस वजह से अरविंद के मन में हमेशा उनके लिए डर और सम्मान मिला जुला रहा। ब्रजेश ने चुपचाप नजरें फेर लीं। अरविंद ने माहौल हल्का करने के लिए एक संतरा उठाया, पास बैठा और छीलते हुए बोला, दरअसल इस बार मैं एक जरूरी बात करने आया हूं। ब्रजेश के चेहरे पर सख्ती आ गई। बात अन्ना के बारे में है। अन्ना का नाम सुनते ही ब्रजेश की आंखें सख्त हो गईं। तुमने उसके साथ क्या किया? अरविंद ने भौहें चढ़ाई। पिताजी, आप अन्ना के लिए इतने परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? अन्ना के पैदा होते ही आप उसकी तरफ ज्यादा झुक गए। क्या ये साफ साफ पक्षपात नहीं है? सच कहे तो अरविंद के मन में बचपन से ही यह बात खटकती थी। उसे लगता था कि यार्डली परिवार की विरासत पर उसका पहला हक है। लेकिन ब्रजेश ने हर बार अन्ना को ही तरजीह दी। अब जबकि अरविंद और अन्ना के बीच टकराव खुलकर सामने था, अरविंद को यकीन था कि यार्डली परिवार की विरासत किसी भी हालत में अन्ना को नहीं मिलनी चाहिए। ब्रजेश ने ठंडे स्वर में कहा, अन्ना की देखभाल करने में दिक्कत क्या है? क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं है? क्या एक दादा अपनी पोती से प्यार नहीं कर सकता? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ईर्ष्या के कारण अपनी ही बेटी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए बेहद शर्मनाक है। उनके शब्द तीर की तरह लगे। अरविंद का चेहरा सख्त हो गया। पिताजी, सोचिए, क्या मैं यार्डली परिवार का असली उत्तराधिकारी नहीं हूं? फिर क्यों आप सब कुछ उसे दे रहे हैं? आखिर मैं आपका अपना खून हूं या नहीं? ब्रजेश ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, मैं यार्डली परिवार का लीडर हूं। जिसे चाहूंगा वही विरासत पाएगा। और पहले ये सोचो, क्या तुमने अन्ना और आरव के साथ इंसाफ किया है? क्या तुमने उनकी मां के साथ किया वादा निभाया? और आखिरकार तुमने उसके साथ किया क्या?